इस शो में जिस कॉन्फिडेंस से इंद्रानी अपने आप को विक्टिम बताती है ना, दैट थिंग विल बोर अ होल थ्रू योर हार्ट। हाय गाइस, मैं शांतनु और इस हफ्ते मैंने देखे बैक टू बैक दो नेटफ्लिक्स के शोज। पहले शो का नाम था मामला लीगल है और दूसरा शो द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी। मामला लीगल है एक बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी शो है, लेकिन इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी एक ऐसा शो है जिसको देखने के बाद मैं भर गया हूं डिस्गस्ट की फीलिंग से, बिकॉज इस शो में दिखाया जाता है एक प्योर मॉन्स्टरस वुमन टॉकिंग टू यू राइट थ्रू द कैमरा विदाउट एनी रिमोर्स। और इन्हीं दोनों शोज के बारे में आज बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग। 2008 से लेकर 2015 के बीच दो ऐसे मर्डर केस लाइमलाइट में आए जिन्होंने पूरे देश को दहला के रख दिया, और इन दोनों केसेस में एक चीज कॉमन थी और वो था कि दोनों केसेस में पेरेंट्स ने अलेजिडली अपनी खुद की औलाद को जान से मार दिया। इसी के साथ दोनों केसेस में एक और चीज कॉमन थी और वो ये है, इवन दो दोनों केसेस में पेरेंट्स के अगेंस्ट माउंटिंग एविडेंस था कि इन्होंने ही कत्ल किया है अपनी औलाद का, लेकिन फिर भी ट्रायल्स के बाद भी, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आज तक ये जो सजा डिजर्व करते हैं, दोनों केसेस में पेरेंट्स को वो सजा नहीं मिली और वो आज जेल से बाहर। पहला केस था 2008 आरुषि तलवार मर्डर केस, और उसके बाद 2012 में हुआ द शीना बोरा मर्डर केस। ये 2012 में मर्डर किया गया, लेकिन इसके अगेंस्ट जो एक्शन लिए गए, ये सारा जो लाइमलाइट में आया केस, वो 2015 एंड ऑनवर्ड्स आया। एंड द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी टेल्स द स्टोरी ऑफ द सेम केस। सिर्फ 4 एपिसोड है इस शो के, लेकिन एक एक मिनट, एक एक एपिसोड का एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल है टू वॉच, बिकॉज whenever you see Indrani speak through the camera, you would see the embodiment of a complete monster. It's so ridiculous. इंद्रानी के शो में जो शॉट्स हैं जहां पे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंड विदाउट एनी रिमोर्स बार बार ये चीज बोलती है, बार बार इस चीज को निगेट करती है कि उसने अपने बच्चे का मर्डर किया ही नहीं, while deep down inside her eyes and her soul is speaking and shrieking inside कि हाँ उसने ही ये चीज करा है, वो देखना कंप्लीटली इंसेन है। I've not been the perfect mom, but that also does not make me a murderer. इस पूरे के पूरे केस के बारे में अगर तुम पढ़ोगे या फिर ये शो जब देखोगे, इसमें जो इंद्रानी ने कहानियां बनाई हैं अपने आप को एक विक्टिम बनाने के लिए, दोज आर हिलेरियस। अपने मरे हुए बाप को ही अपना रेपिस्ट बता के ये बता दिया कि शीना बोरा मेरे पति की बेटी नहीं थी, ये मेरा रेप किया गया था जब मैं 16-17 साल की थी और ये मेरे बाप की बेटी है। इंद्रानी का सेकंड बॉर्न यानी जो लड़का था मिखेल जिसका नाम था, उसके भी इंटरव्यू के शॉट्स हैं इस पूरी डॉक्यू सीरीज में, और जब वो बोलेगा ना कैमरे पे, तुम्हारे को दिखेगा वो कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। मिखेल विजिबली डिस्टर्ब दिखेगा तुम्हें कैमरा पे, उसके मल्टीपल शॉट्स हैं इस पूरी डॉक्यू सीरीज में, और तुम्हारे को दिखेगा कि उसकी आई मूवमेंट्स बहुत ज्यादा डिफर कर रही हैं, वो किसी से आंखों में आंखें मिला के नहीं बोल पा रहा, स्पीच स्लर हो रही है उसकी, और वो बताएगा आपको, वो रिकाउंट करता है वो सारे ट्रॉमेटाइजिंग डेज जहां पे इंद्रानी और उसके गैंग ने इसको जबरदस्ती मेंटली टॉर्चर किया था, एंड दैट्स सो मच पेनफुल टू वॉच। और जब मिखेल इसके सारे के सारे टॉर्चर के बारे में बता रहा है, और साथ ही डॉक्यू सीरीज में तुम देखोगे कि जो एविडेंस है वो सारा का सारा इंद्रानी के अगेंस्ट है, लेकिन फिर इंद्रानी के कट शॉट्स लगते हैं बीच में, और वहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा शैतान बैठा है इंसान की स्किन में। थ्रू आउट द शो इंद्रानी शेमलेसली विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है, बार बार वुमन कार्ड खेलने की कोशिश करती है कि मैं जब इंडस्ट्री में आई मेरे को बाकी मर्द देख नहीं पा रहे थे कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। ऑल्दो उसकी सारी की सारी सक्सेस उसके हार्डवर्क की वजह से नहीं थी, उसके सारी की सारी सक्सेस की वजह थे उसके नेक्स्ट 2 हस्बैंड्स, यानी कि नंबर 2 एंड नंबर 3 हस्बैंड, जिनके पीछे उन्होंने पिगी बैक करके लैडर को क्लाइम किया सक्सेस का एंटरटेनमेंट में। इंद्रानी के लॉयर को भी दिखाया गया है शो में, और कुछ शॉट्स में तो इन दोनों के बीच का जो डायनामिक है इंद्रानी और उसके लॉयर के बीच में, वहां पे भी तुम्हें खिंचाव दिखेगा कहीं ना कहीं। एक शॉट में तो इतना हो जाता है कि वो कैमरे में बता रहा है पूरे केस के बारे में, और उससे गलती से स्लिप अप हो जाता है, और उसको कैच अप करने के लिए इंद्रानी एकदम बीच में जंप अप करने लग जाती है, जो तुम्हारे को दिखाएगा कि इन दोनों में ही कुछ मनमुटाव है और इन दोनों में ही कुछ चीजें क्लियर नहीं है, और दोनों को ही पता है ये बात कि मर्डर इंद्रानी ने ही किया है। इंद्रानी की दूसरी बेटी यानी कि विधि, उसके भी शॉट्स हैं इस सीरीज के अंदर, और जहां पे भी उसका इंटरव्यू आएगा ना, तुम्हारे को ज्यादा दिमाग लड़ा के भी सोचने की जरूरत नहीं है। यू वुड विजिबली नोटिस दिस फैक्ट कि वो बहुत ज्यादा क्लिनिकली डिलूजनल है। अपनी मां के साथ इस पूरे केस को चलते देख विधि के ऊपर जो मेंटल प्रेशर आया, उसके चलते वो कन्फेस भी करती है कि वो अल्कोहलिज्म में भी पड़ गई और पिल अब्यूज में भी पड़ गई, लेकिन अभी तक वो रिकवर नहीं हुई है, और क्लियरली तुम्हारे को उसके डिमीनर से पता लगेगा। सो मच सो एक शॉट में तो ये बोल देती है कि मैं अपनी मां के साथ ही खड़ी हूं, चाहे उसने मर्डर किया हो या ना किया हो, इवन इफ शी इज गिल्टी आई एम स्टिल विद हर। दिस टेल्स यू व्हाट स्टेट ऑफ माइंड शी इज इन राइट
नाउ। तो बेसिकली सक्सेस के लिए इंद्रानी ने अपने तीनों बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक को मार दिया, दूसरे को मेंटली टॉर्चर कर दिया और तीसरी भी कंप्लीटली क्लिनिकली डिलूजनल है। सबसे भयानक रियलाइजेशन पता है तुम्हें क्या होगी ये शो देखते हुए? वो ये है दैट एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड इन दिस शो, एवरीबॉडी इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, एवरीबॉडी बिहाइंड द कैमरा एंड इवन द लॉयर, इंद्रानीज लॉयर, एवरीबॉडी नोज दैट शी इज द मर्डरर। और साथ ही तुम्हें यह भी रियलाइज होगा कि पुलिस की भूल चूक की ऊंच नीच की वजह से और साथ ही फोरेंसिक्स की बेवकूफी की वजह से आज 6.5 साल की कैद काटने के बाद भी दिस वुमन इज बीइंग टेलीकास्टेड, बीइंग शोकेस्ड ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री। एक रियलाइजेशन होती है ना जब तुम किसी मर्डरर के बारे में सुनते हो, और वो रियलाइजेशन ये होती है कि हाँ भाई अब ही इज और शी इज बिहाइंड द बार्स, बट इन दिस शो हियर शी इज all in her flesh and bones, breathing healthy and telling you that she is the victim and she is not the perpetrator. By the end of the show you would ask yourself this question जो मैंने भी पूछा था अपने आप से, और वो ये है कि क्या ये शो बनाना जरूरी था? क्या इंद्रानी को और लाइमलाइट देने की जरूरत थी? लाइमलाइट से ज्यादा तो बॉर्डर लाइन ये शो कई कई एपिसोड्स में करना लग जाता है, जहां पे ये कोशिश करते हैं कि इंद्रानी के कैरेक्टर से लोगों को सिंपैथी होने लग जाए। एंड माइंड यू, इवन आफ्टर हर जेल टर्म, 6.5 साल जेल में बिताने के बाद भी इंद्रानी आज भी कंफर्टेबली सिट्स ऑन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो क्या पता किसी सुडोनिम के अंडर उसने इस शो को फंड भी किया हो। इस शो में जिस कॉन्फिडेंस से इंद्रानी अपने आप को विक्टिम बताती है ना, दैट थिंग विल बोर अ होल थ्रू योर हार्ट। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये शो सिर्फ और सिर्फ इंद्रानी को वापस लाइमलाइट में लेके आता है। इनफैक्ट उसके जो पूरा विक्टिम कार्ड है, उसका जो पूरा का पूरा फेमिनिज्म का कार्ड है जो वो खेलने की कोशिश कर रही है इस शो के अंदर, उसको एम्पलीफाई करता है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू, व्हिच आई थिंक इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। एवरीबॉडी हैड फॉरगॉटन अबाउट दिस। This woman should be banished from any type of media interaction. तो ये डिस्गस्टिंग शो देखने के बाद, जिसने मुझे बहुत हद तक डिस्टर्ब कर दिया और आपको भी कर देगा, मैंने देखा नेटफ्लिक्स का नया शो मामला लीगल है। उसका रिव्यू करने से पहले ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे मैं बैठा बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ, जिनका नाम है मिस्टर राशूल टंडन। इनको आपने काफी सारी एड्स में भी देखा होगा और फिल्मों में भी देखा होगा। उसका टीजर देखो और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाके इनकी लाइफ के बारे में जानो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आया। नमस्ते पीछे से। अरे भाई देव ना, आप लोग क्या काम किया, हमारे काम किया हम लोग सुपर। अरे हम ये कह रहे थे, हम अरे ऐसे कोई नहीं बोलता है। जब मुझसे ना नहीं कहा जाता तो बेस्ट है कि आप अपना पर डे इतना बड़ा बता दो कि सामने वाले राम राम करके निकल जाए। मेरी जब शादी हो रही थी तो मुझसे सवाल किया गया था, तुम तो एक्टर हो ना, डिवोर्स दोगे ना? तो बेसिकली मैंने जितने भी नाम गिनाए वो जानबूझ के गिनाए ताकि मेरे दोस्त सुनने को उनको लगा वो भाई अपना। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, sorry, what was your question? And we gotta do it something like this. तो मामला लीगल है देखने के बाद ना एक ही चीज का मुझे दुख हुआ और काफी दुख हुआ, और वो ये है कि नेटफ्लिक्स ने इस शो का बिल्कुल ही जीरो प्रमोशन किया है। गुल्लक और पंचायत के बाद मैंने कोई तीसरा ऐसा शो देखा है जिसकी कॉमेडी राइटिंग फैबुलस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये शो देखने से पहले ना मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अरे उम्मीद छोड़ो, मैं तुम्हारे को बताता हूं, मुझे पता भी नहीं था कि ये शो 1 मार्च को आने वाला है। लेकिन मेरे को नेटफ्लिक्स ने ये वाला स्क्रीनर असाइन कर दिया और मैंने ये शो देख लिया जस्ट बिकॉज आई हैड द टाइम टू वॉच इट। लेकिन 1 एपिसोड इनटू दिस शो आई वाज हुक्ड। इतनी बढ़िया कॉमेडी राइटिंग है, सारे के सारे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है दैट आई हैड अ फैबुलस टाइम वाचिंग दिस शो। मैं लीगल एड बनना चाहती हूँ। ना ना बेटा, गंदी बात, पाप लग जाता है। दिल्ली में जो पड़पड़गंज कोर्ट है, उनमें जो लॉयर है, वहां की जो एसोसिएशंस हैं, उनके प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट करे जाते हैं, और ये सारे के सारे लॉयर्स कैसे तरह तरह के ताता तरीके के अजीबो गरीब केसेस को लड़ते हैं, वो देखने में आपको मजा आ जाएगा। और जिन लोगों ने ये शो बनाया है, दे हैव कंप्लीटली एंड वेरी प्रिसाइजली ऑब्जर्व्ड कि लॉयर्स कैसे बिहेव करते हैं एक पड़पड़गंज जैसे कोर्ट के एनवायरनमेंट में, और कैसे अंड संड से जो केसेस आते हैं, भैया तोते का केस आ गया, किसी उसका केस आ गया, ऊपर नीचे उल्टे सीधे केसेस हैं, लेकिन मजा बहुत आएगा तुम्हें देखने में। पड़ोस के तोते ने हेमलता जी का बाहर निकलना दूभर कर दिया। स्पेशल हैट्स ऑफ टू द राइटर्स ऑफ दिस शो, कुणाल अनेजा एंड सौरभ खन्ना। कोई भी जोक आपको क्रिंज नहीं लगेगा। कॉमेडी इज एक्सट्रीमली ऑर्गेनिक। 5 लोग मिलकर लूट कर ही नहीं सकते, ये तो डकैती का केस है। रवि किशन को एक कॉमेडिक रोल में देख के तुम्हारे को मजा आ जाएगा। क्या क्या किरदार निभाया है रवि किशन भाई साहब ने। ताकि मैं कहां बैठूंगा? आप बार एसोसिएशन के ऑफिस में। बार एसोसिएशन ऑफिस में? बाहर नहीं गधे, बार एसोसिएशन। लेकिन उनसे भी ज्यादा नायला गरेवाल और निधि बिष्ट, इन दोनों ने क्या जबरदस्त फीमेल लीड्स की तरह काम किया है। निधि बिष्ट तो यार फेवरेट बन गई मेरी ये देखने के बाद। उनकी डायलॉग डिलीवरी, द वे शी डिलीवर्स द कॉमेडी इन दिस शो इज फिनोमिनल। एक ओवरऑल अच्छे कॉमेडी शो को बनाने के लिए ना हर किरदार की राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, उनको जो जोक्स दिए जाते हैं, वो बहुत ऑन पॉइंट होने चाहिए। उनका पूरा का पूरा डिमीनर बहुत ऑन पॉइंट होना चाहिए, और इस शो में बिल्कुल वही है। त्यागी,
तू अकेला 3 जजेस की बराबर कमाता है। ऐसा मत किए मेलॉर्ड, इतना भी कम नहीं कमाता। जो दिल्ली के लोग पड़पड़गंज कोर्ट से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वहां पे फ्रीक्वेंट कर चुके हैं, उनको पता होगा वहां बंदरों की बहुत प्रॉब्लम है और उनको भगाने के लिए, बंदरों को भगाने के लिए यूजुअली लंगूर रखे जाते हैं, लेकिन लंगूरों की इतनी पॉपुलेशन है नहीं जितनी बंदरों की है। तो वहां पे करा क्या जाता है, और ये मैंने असली में भी देखा है, एक लंगूर बन के आता है आदमी जो आवाज निकालता है। ये एक्चुअल का प्रोफेशन है। एक बहुत सारे लोगों को, दिल्ली में रहने वालों को भी ये बात नहीं पता, ये प्रोफेशन है। इन्होंने एक ऐसा ही किरदार बनाया है जो इतना मजेदार है, पहले से लेके आखिरी एपिसोड तक रहता है वो, एंड इंटीग्रल पार्ट बन जाता है बाय द एंड ऑफ द शो, एंड दैट शोज कितनी बढ़िया राइटिंग है इस शो की। आई लिटरली वेंट इनटू दिस शो नॉट नोइंग एनीथिंग, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। मेरे को ये लग रहा था कि भैया कोई क्रिंज कॉमेडी ना बना दियो नेटफ्लिक्स ने दोबारा से, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस शो आई वाज आस्किंग फॉर अ सीजन 2। तो अगर तुम्हारे को इस वीकेंड पे अपने घर वालों के साथ बैठ के कोई मजेदार शो देखना है जो बहुत ही लाइट हार्टेड हो, अच्छा हो, कोई भी ओवर द टॉप कॉमेडी नहीं है, कोई क्रिंज कॉमेडी नहीं है, कोई बिलो द बेल्ट जोक्स नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से है शो के अंदर, तो डू चेक आउट ये वाला शो। ये वाला मतलब मामला लीगल है। तो ये थे मेरा रिव्यू इन दोनों चीजों का। जो तुम्हारा मन करे वो देखो और कुछ बताओ बढ़िया सा रोस्ट करने के लिए, वो रोस्ट करा जाएगा। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।